नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर अपन पहला चैप्टर कंप्लीट किया, सामान्य विद्युत, जिसकी दो क्लास थी और दोनों की दोनों यूट्यूब और ऐप दोनों पर है। यहाँ पे आज सेकंड चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं और वो चैप्टर है अपना डीसी सिद्धांत यानी डीसी थ्योरी। तो यहाँ पर जो सेकंड चैप्टर रह रहा है वो सेकंड चैप्टर कौन सा रहता है अपना, यहाँ पे डीसी थ्योरी यानी डीसी सिद्धांत। और डीसी सिद्धांत के अपन क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर आज डीसी सिद्धांत की पहली क्लास होगी और पहली क्लास ये भी आपकी यूट्यूब पर रहने वाली है। इसके बाद में ये सारी की सारी आगे की जो कंटिन्यू क्लास रहेगी वो ऐप के ऊपर रहेगी दोस्तों। तो यहाँ पर डीसी सिद्धांत काफी लंबा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं डीसी थ्योरी के अंदर विद्युत धारा। अब ये विद्युत धारा क्या होती है आइए समझते हैं। तो ये है विद्युत धारा जिसको नॉर्मली सब जानते हैं। इसको मेरे दोस्तों एक अन्य शब्द होता है जिसे अपन कहते हैं वर्तमान, और इंग्लिश में बोले तो इसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इसको एक शब्द में और दे देता हूं, इसे कहते हैं बिजली। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे बिजली के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आप हाथों हाथ बिल्कुल बहुत तरीके से क्या बनाओगे, आराम से एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा क्या करना है आपको, कोर्स ये नोट्स बनाने हैं। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझकर सीधे सीधे क्या बनाने हैं, नोट्स हाथों हाथ बनाते जाइएगा, ठीक है। आइए देखते हैं विद्युत धारा। अब विद्युत धारा होती क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो आप जानते हो, क्योंकि यहाँ आजकल जो पैटर्न है आपने देखा, रेलवे का जो पैटर्न है बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुका है। वैसे ये जो बैच रहेगा ये ऑल इंडिया टेक्निकल जितनी भी भर्ती है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है, किसी पर्सनल वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए नहीं है। ये ऑल वैकेंसी, जो टोटल वैकेंसी जितनी भी है उसको ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा बैच कंप्लीट होगा दोस्तों। तो पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। विद्युत धारा, अब विद्युत धारा कहते किसे हैं, सबसे पहले इसकी पढ़ेंगे अपन परिभाषा। अब ये परिभाषाएं क्या होती है क्या नहीं होती है, क्योंकि वो सीधा सा कहता है प्रश्न कि निम्न में से विद्युत धारा नहीं है, निम्न में से विद्युत धारा नहीं है, इसका मतलब चार ऑप्शन में से तीन तो परिभाषाएं होगी और एक क्या होगी, गलत है। तो वो गलत को छांटना है तो सबसे पहले अपन को ध्यान में आना चाहिए कि यहाँ पे परिभाषाएं क्या होगी और क्या नहीं होगी। तो आइए देखते हैं यहाँ पे परिभाषाओं को, ध्यान में एक एक पॉइंट को तरीके से अपन को समझना है दोस्तों। तो यहाँ पे पहली परिभाषा अगर देखते हैं, यहाँ पे पहली परिभाषा की मैं बात करूं तो पहली परिभाषा क्या है कि इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अपन ने लिखा मेरे दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर क्या कहलाती है, तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर धारा, धारा कहलाती है। ये लो पहली परिभाषा हुई। यहां पे नेक्स्ट परिभाषा पे चर्चा करते हैं। तो आपकी दूसरी परिभाषा होती है कि आवेश, आवेश प्रवाह की दर, की दर क्या कहलाएगी, धारा कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पे एक एक पॉइंट को अगर तरीके से समझते हैं तो अपन को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये दो परिभाषाएं अक्सर सब जानते हैं और सीधे सीधे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर धारा कहलाती है और यहाँ आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा कहलाती है दोस्तों। यहाँ अगर मैं आपको ये बताऊं कि आवेश प्रवाह की दर, दर क्या है, एक समय है, तो इसको मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि आवेश, आवेश तथा समय, समय का अनुपात,
अनुपात क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। यानी कि यहां से आसानी से अपन ये पता लगा सकते हैं कि दोस्तों आवेश तथा समय का अनुपात, यानी कि यहां आवेश लिखा मैंने, ठीक है, आवेश, और यहां पे मैंने समय लिख दिया, समय। तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो गया? ये धारा। इस प्रकार से फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहां बनेगा। तो यहां धारा को अपन प्रतीक, धारा का प्रतीक क्या है? आई, और आवेश का क्या है? क्यू, और समय का क्या है? टी। तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि धारा बराबर आवेश बटा समय, यानी आई बराबर क्यू बटा टी। दोस्तों यहां पे चर्चा करते हैं, और यहां पे चर्चा करते हैं अगली परिभाषा की। तो अगली परिभाषा क्या है? क्योंकि आपको पता है खूब अच्छे तरीके से कि यहाँ पे P बराबर क्या होता है भाई? P बराबर वी आई होता है। P बराबर वी आई होता है, तो मैं आई भी तो ज्ञात कर सकता हूं। तो P बटा क्या होगा? ये V हो जाएगा। तो पावर तथा वोल्टेज, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे शक्ति, शक्ति तथा वोल्टेज, शक्ति तथा वोल्टेज का अनुपात, अनुपात क्या कहलाती है? तो अपन कहेंगे धारा कहलाती है। तो यहां इसको तो मैं हटा देता हूं, यहां पे ये, तो यहां पे ये चीजें हो गई। तो यहां पे शक्ति तथा वोल्टेज का अनुपात दोस्तों क्या कहलाती है? ये विद्युत धारा कहलाती है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो यहां अपन को पता है कि ओम नियम बराबर क्या होता है? ओम नियम के अनुसार तो V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। तो मैं आई भी तो ज्ञात कर सकता हूं V बटा आर के हिसाब से यहां से। तो वोल्टेज तथा प्रतिरोध, तो यहां मैं ये कहूंगा सीधा सीधा कि भैया वोल्टेज, वोल्टेज तथा प्रतिरोध, वोल्टेज तथा प्रतिरोध का अनुपात, यहां पे ये अनुपात हो गया। तो ये तो कितनी परिभाषाएं हो गई? तो आपको नजर आ रही है यहाँ पे लगभग अपनी 5 परिभाषाएं हो जाती है। तो यहाँ 5 जो परिभाषाएं होती है इनमें से कोई सी भी दे देगा। इसके अलावा एक जैसे अपन कह सकते हैं कि एक ही दिशा में अगर इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र गति से प्रवाहित हो रहे हैं तो वो भी क्या कहलाती है? धारा कहलाती है दोस्तों। तो यहाँ पे ये धारा है। तो धारा के बारे में अपन ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। आवेश तथा समय का अनुपात क्या कहलाता है? तो यहाँ पे अपन ने कहा धारा। शक्ति तथा वोल्टेज, और इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे इसको शक्ति तथा, यहाँ पे कि आई बराबर P बटा V, ठीक है ना। ये सारे फॉर्मूले एक साथ भी लिख दूंगा मैं। और एक है अपना वोल्टेज का, तो यहाँ पे धारा बराबर वोल्टेज बटा प्रतिरोध। तो यहाँ पे इस प्रकार से हो जाता है। तो ये 5 परिभाषाएं हैं, और 5 परिभाषाओं को आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। तो यहाँ पे अपन एक छोटा सा पॉइंट डाल ही देते हैं। और यहाँ पे पॉइंट क्या रहेगा अपना, जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं परिभाषा, ये लो। तो यहाँ पे तो ये परिभाषाएं कंप्लीट हो गई अपनी। तो ये 5 प्रकार से परिभाषाएं क्या हो गई? कंप्लीट। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, और अगला जो पॉइंट आता है वो क्या होगा आपका? तो यहाँ पे एक एक पॉइंट को तरीके से देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो अगला पॉइंट होगा अपना वो क्या होगा? चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब ये देखते हैं कि जो विद्युत धारा होती है, तो यहाँ विद्युत धारा होती है, तो विद्युत धारा के अंदर और बेसिक चीजें क्या क्या है? आइए एक एक पॉइंट को समझते हैं, ध्यान पूर्वक एक एक को पता लगाते हैं।
तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कि विद्युत धारा का प्रतीक क्या होता है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे प्रतीक। तो यहाँ पे भाई अपन ने क्या लिखा, विद्युत, यहाँ पे विद्युत धारा, और ये विद्युत धारा लिखा। तो भैया विद्युत धारा का यहाँ पे अपन को पता लगाना है कि इसका प्रतीक क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया प्रतीक। अब मेरे दोस्तों यहाँ पे अगर ये प्रतीक है तो प्रतीक क्या होगा, तो इस प्रतीक को अपन क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से दो भागों में डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि परिपथ में क्या होगा और उप परिपथ में क्या होगा। तो यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, ये परिपथ, अगर वो परिपथ के रूप में पूछता है तो यहाँ पे कैपिटल आई आएगा, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपको कुछ भी नहीं देता है, कुछ भी नहीं देता है तो कैपिटल आई तो है ही, और यहाँ पे आपसे कहे कि उप परिपथ, क्या कहे, उप परिपथ कहे, तो उप परिपथ के लिए क्या आ जाएगा, स्मॉल आई आएगा। तो यहाँ पे ये प्रतीक के बारे में जानकारी मिली। आइए नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे मात्रक, क्या हो जाएगा, मात्रक। अब मात्रक कौन कौन से हैं, क्या क्या है, आइए यहाँ पे एक एक पॉइंट को देखते हैं। धारा का जो मात्रक होता है, पहला मात्रक सबको याद है धारा का मात्रक, तो यहाँ बात करेंगे मेरे दोस्तों एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है, ये आपको पता है एम्पियर। और एम्पियर का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, ए होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दूसरा मात्रक क्या होता है, तो दूसरा मात्रक दोस्तों आपने क्या पढ़ा था, आवेश प्रवाह की दर, यानी कि आवेश तथा समय, आवेश तथा समय का अनुपात। तो आवेश का जो मात्रक होता है, भाई आवेश जो है, आवेश का मात्रक क्या है, कूलम, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड, तो कूलम प्रति सेकंड। अगला जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कूलम प्रति सेकंड। यहाँ पे अब इसको लिख कैसे सकते हैं, शॉर्ट में ऐसे भी तो लिख सकते हैं अपन, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये कूलम प्रति सेकंड अपन ने लिख तो दिया, लेकिन इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका क्या है, भाई यहाँ पे दोनों के ऊपर पावर एक एक है, प्लस 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 है, लेकिन जो एस है वो बट्टे के नीचे है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, सी, यहाँ पे ऊपर जाएगा, यहाँ सेकंड तो -1 होगा या नहीं होगा, तो कूलम इनवर्स सेकंड भी अपन कह सकते हैं। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ तीसरा मात्रक। दोस्तों अपन को पता है कि अपन ने लिखा था यहाँ पे P बराबर क्या लिखा था, VI लिखा था, और I ज्ञात किया था, तो V नीचे गया था, पावर ऊपर गया था, तो मैं इसको वाट प्रति वोल्टेज भी तो लिख सकता हूँ ना यहाँ पे। अरे भाई यहाँ पे ये धारा निकाली अपन ने, धारा निकालेंगे तो वोल्टेज नीचे जाएगा और पावर ऊपर आएगी, तो पावर का तो वाट हो गया और वोल्टेज का क्या हो गया, वोल्ट हो गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाट प्रति वोल्टेज, वाट प्रति वोल्ट कह सकते हैं। इसको इस तरह लिख सकते हैं W/V, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं मेरे दोस्तों यहाँ पे नंबर 4, और नंबर 4 मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पे अपन को थोड़ी देर पहले पढ़ा कि I बराबर V बटा क्या होता है, R, तो यहाँ वोल्ट प्रति ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे कि वोल्ट प्रति ओम, वोल्ट प्रति ओम होता है यहाँ पे, तो V बटा ये ओम होता है। अगर मैं अगला मात्रक की बात करूं दोस्तों यहाँ पे, तो अगला जो मात्रक आता है वो आपका होता है बायोट। क्या होता है, बायोट। तो यहाँ पे अगला जो मात्रक है वो है बायोट, और बायोट को अपन बी से दर्शाते हैं। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, जो बायोट है ना, ये धारा का सबसे बड़ा मात्रक है। तो अपन कहेंगे सबसे बड़ा मात्रक। तो ये धारा का क्या हो गया, सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो यहाँ पे ये धारा का क्या हो गया, सबसे बड़ा मात्रक हो गया। दोस्तों वापस ध्यान से समझिएगा, यहाँ एक एक पॉइंट को अपन ने देखा तरीके से कि विद्युत धारा है, विद्युत धारा का प्रतीक अपन ने देखा कि ये मैन परिपथ में पूछता है तो आई, और उप परिपथ में पूछता है तो अपन सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे
भाई क्या करेंगे, तो यहाँ पे सीधा ये आई करेंगे, और अगर उप परिपथ में पूछे तो अपन स्मॉल आई करते हैं, छोटा आई। मात्रक की बात करते हैं तो यहाँ एम्पियर हो गया, कूलाम प्रति सेकंड भी हो गया, ठीक है, और कूलाम इनवर्स अपन कह सकते हैं, कूलाम इनवर्स सेकंड अपन कह सकते हैं। वाट प्रति वोल्ट होता है, यहाँ पे ये वोल्ट प्रति ओम भी धारा का मात्रक होता है, और एक मात्रक होता है बायोट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट ये दो मात्रक तो होते ही होते हैं। ये स्टार मैंने बना दिया है, तो एम्पियर और कूलाम प्रति सेकंड ये धारा के इम्पोर्टेंट मात्रक होते हैं। सबसे बड़ा मात्रक पूछता है तो बायोट होता है, और ध्यान रखिएगा कि एक बायोट बराबर 10 एम्पियर होता है। एक बायोट बराबर कितना एम्पियर, तो अपन कहेंगे 10 एम्पियर होता है दोस्तों। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उतार लीजिए मेरे दोस्तों, इसको ध्यानपूर्वक एक एक पॉइंट को अपन समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट को। और अगला जो पॉइंट है अपना वो क्या है, तो यहाँ प्रतीक हो गया, प्रतीक के बाद में मात्रक हो गया। अब आगे और देखते हैं धारा के बारे में। तो यहाँ पे धारा के बारे में अपन देखते हैं कि धारा को मापने के लिए किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मापक यंत्र, ठीक है, मापक यंत्र। मापक यंत्र दोस्तों जिस तरह मैं बना रहा हूं आपको भी उसी प्रकार से बनाना है। तो यहाँ पे धारा को मापने के लिए किस मापक यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो सीधा सीधा कहते हैं कि यहाँ पे एमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, एमीटर का, और जिसे हम कहते हैं धारा मापी। क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, यहाँ पे अपन कहेंगे धारा मापी कहते हैं। ये लो, ये धारा मापी भी अपन ने लिख दिया। अब इसको कई एम्पियर मीटर भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एम्पियर मीटर आप कह सकते हो। तो यहाँ मापक यंत्र हो गया यहाँ पे, तो यहाँ एमीटर यानी कि धारा मापी होता है। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि ये जो मापक यंत्र होता है, ये मापक यंत्र होता है एमीटर, ये कौन से क्रम में कहाँ लगा होता है। तो ये तो इसकी भी थोड़ी चर्चा करेंगे, और थोड़ा सा आगे देखते हैं। यहाँ पे तो आपसे पूछा जाएगा कि जो धारा होती है, ये धारा कौन सी, ये धारा है कौन सी राशि होती है। तो मैं अगर बात करूं यहाँ पे राशि, तो ये कौन सी राशि होती है, तो दोस्तों धारा जो होती है यह एक प्रकार की अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होगी, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा कि ये अदिश राशि होती है, और अदिश राशि को क्या कहते हैं, वेक्टर। क्या कहेंगे इसको, तो यहाँ पे मेरे दोस्तों इसको वेक्टर कहते हैं। क्लियर, यहाँ पे इसको वेक्टर कहते हैं, सॉरी स्केलर कहेंगे इसको। तो ये तो कौन सी हो जाएगी, स्केलर हो जाएगी ना, क्योंकि सदिश को कहते हैं वेक्टर। तो यहाँ पे ये कौन सी हो जाएगी, स्केलर। स्केलर ये लो, तो यहाँ पे ये स्केलर हो गई। नेक्स्ट बात अपन करते हैं यहाँ पे कि जो विद्युत धारा होती है, ये विद्युत धारा के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि दोस्तों इसकी विमा क्या होती है, इसकी विमा क्या होती है। तो अपन सीधा सा कहेंगे भाई इसकी जो विमा होती है ना, यहाँ पे m 0 हो जाएगा, l 0 हो जाएगा, t की पावर 0 हो जाएगा, और a की पावर 1 होता है। दोस्तों अगर ये नहीं आता है ऑप्शन में तो अपन कहेंगे कि m 0 होता है, l 0 होता है, t की पावर भी 0 होती है, और यहाँ पे I 1, इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो ये विमा हो गई, मापक यंत्र हो गया, राशि हो गई, विमा हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी विद्युत धारा होती है इसकी दिशा किधर से किधर होती है। तो मैं दिशा की बात करूं मेरे दोस्तों, यहाँ पे दिशा यानी कि जो विद्युत धारा होती है ये किस दिशा से किस दिशा की ओर गति करती है। तो यहाँ एक एक पॉइंट को बड़े अच्छे से समझना है, क्योंकि जो हमारी धारा है ये धारा एक पानी की तरह है। अब पानी को मैं आपको समझाना चाहूँ, ये कोई मिट्टी का टीला है, ठीक है, और यहाँ से आप कोई गिलास से क्या कर रहे हो, पानी डाल रहे हो। ये अब पानी किधर जाएगा, तो यहाँ ऊंचाई से है और ये नीचा है, तो पानी ऐसे ही तो बहेगा ना इधर,
ढलान की तरफ जाएगा, इसी प्रकार हमारी धारा है। तो ये ऊंचाई से किधर जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है, यानी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन पूरा का पूरा समझते हैं। तो यहाँ कहेंगे कि धनात्मक यानी सीधा अपन मैं कहूं पहली भाषा में प्लस से माइनस की ओर, प्लस से किधर जा रही है, माइनस की ओर। यहां पे मैं बात करूं तो इसको मैं लिखूंगा पूरा कि यहां पे धनात्मक, धनात्मक से ऋणात्मक, ऋणात्मक, तो ये धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। क्लियर। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा इसमें कि जो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर है, इसको ऐसे भी शॉर्ट रूप में कह सकता है धन से ऋण की ओर। तो दोस्तों लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको एक बार अगर जड़ मजबूत हो गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां ऑप्शन के अंदर एग्जामिनर अपन को 10-15 डिग्री घुमाता है, अपन पूरे के पूरे 360 डिग्री घूम जाते हैं। तो यहाँ पे धन से ऋण की ओर होता है। यहाँ पे अपन कहेंगे आगे कि यहाँ जो विद्युत धारा होती है, ये मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये उच्च विभव, क्या, उच्च विभव से, उच्च विभव से निम्न, निम्न विभव की ओर होता है, निम्न विभव की ओर होता है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन अपन कहेंगे प्लस से माइनस की ओर, यहाँ पे फिर धनात्मक से ऋणात्मक कह सकते हो, धन से ऋण कह सकते हो, और यहाँ पे उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या करती है, तो अपन कहेंगे सीधी सीधी भाषा में कि यहाँ पे गति क्या करती है, सॉरी धारा प्रवाहित होती है, यानी कि दिशा। तो यहाँ पे चार तरीके से अपन ने समझा, तरीका एक ही है दोस्तों, तरीका तो एक ही है, लेकिन बोलने का शब्द है, समझने का फेर है बस, और कुछ नहीं है। तो यहाँ उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और यहाँ पे प्लस से माइनस कह दो, चाहे धनात्मक से ऋणात्मक कह दो। अब दोस्तों यहाँ पे धारा के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, और धारा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा नोट, नोट में क्या है, तो दोस्तों मैं इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से डिनोट कर रहा हूं। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा माइनस से प्लस, अर्थात अपन कहेंगे धारा के विपरीत, अर्थात धारा, धारा की दिशा, धारा की दिशा के विपरीत, विपरीत होती है, होती है। ये लो, कोई दिक्कत किसी को, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाह की जो दिशा होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है। तो यहाँ पे अच्छे से अपन कह सकते हैं कि भैया यहाँ पे ये प्लस है और ये क्या है, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। तो यानी माइनस से किधर जाएगा, प्लस की ओर। अगर मैं तरीके से समझाना चाहूँ तो ये है और ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन की जो दिशा हो रही है ये प्लस से और ये माइनस की ओर होती है, जबकि जो धारा की दिशा होती है ना, जो धारा की दिशा होती है वो धारा की दिशा यहाँ पे मैं लिखूंगा आई, और यहाँ पे ये प्लस होगा और ये हो जाएगा माइनस। तो धारा की दिशा तो प्लस से माइनस की ओर होगी, जबकि इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर प्रवाहित होती है। तो ये आपको कंटेंट जो है अच्छे से पूरा समझ में आया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं चर्चा करूं तो यहाँ पे कि मापक यंत्र क्या है, तो भैया मापक यंत्र होगा एमीटर या फिर धारा मापी। यानी धारा को किससे मापते हैं, तो एमीटर से मापते हैं, यानी धारा मापी से मापते हैं। तो राशि कौन सी है, तो अपन कहेंगे ये अदिश राशि है, यानी स्केलर राशि होती है। वीमा की अगर मैं बात करता हूं तो m0 l0 t0 a की पावर 1 होती है, या फिर एक ही जगह में क्या लिख सकता हूं, I1 लिख सकता हूं।
दिशा की बात करते हैं तो दिशा को तरीके से समझने के लिए अपन कहेंगे प्लस से माइनस की ओर, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, यहाँ धन से ऋण की ओर होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा प्रवाहित होती है। नोट के अंदर लिख दिया अपन ने कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस अर्थात धारा की दिशा की क्या होती है, विपरीत होती है। इससे इन चीजों को बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखा कीजिए। ठीक है दोस्तों, उतार लीजिए आराम से पूरा का पूरा कंटेंट आराम से। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, और आगे जब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो आइए यहाँ पे इसको तो अपन क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे और अब धारा के बारे में और बातें अपन पढ़ते हैं, और यहाँ पे काफी कंटेंट है धारा के बारे में, तो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। जो हमारी धारा होती है, अब यहाँ पे देखते हैं कि जो धारा होती है, क्योंकि टॉपिक क्या है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कि धारा को किस से मापा जाता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं दोस्तों, ध्यान समझना, धारा को किससे, धारा को किससे धारा को किससे ज्ञात करते हैं, या धारा को किस में मापते हैं, धारा को किससे मापते हैं, धारा को किससे मापते हैं। और एक होता है धारा को किससे, किस में, धारा को किस में मापते हैं। इन दोनों शब्दों पे गौर कीजिएगा। यहां है धारा को किससे मापते हैं और धारा को किस में मापते हैं। तो यहां पे मैं बात करूंगा कि धारा को किससे मापते हैं, तो यहाँ पे ये सीधा सीधा सा जो पॉइंट होगा, किस से मापते हैं, तो अपना क्या हो जाएगा, एमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, एमीटर। और ये पूछ रहा है कि धारा को किस में मापते हैं, किस में मापते हैं। तो मेरे दोस्तों धारा को तो अपन क्या कहते हैं, जैसे समरसिबल मोटर लग रही है तो उसका स्टार्टर होता है, और स्टार्टर के अंदर साफ साफ लिखा होता है कि धारा कितने ले रही है, तो अपन क्या बोलते हैं 15 एम्पियर 20 एम्पियर, यानी धारा को किस में मापा आपने, तो एम्पियर के अंदर मापते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो बात करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका एम्पियर। क्या आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा एम्पियर। यानी कि धारा को किस से मापे, अगर वो किस से की बात करता है दोस्तों तो सीधा आपको ठोकना है एमीटर। अगर वो बात करे किस में मापा जाता है तो अपन बात करेंगे एम्पियर के अंदर मापा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा की, यहाँ पे मेरे दोस्तों चाल। अब चाल कह दीजिए, आप इसी को क्या कह सकते हो, गति कह सकते हो, और इसी को मेरे दोस्तों आप क्या कह सकते हो, स्पीड कह सकते हो। यहाँ पे जो धारा की चाल कह दीजिए, धारा की गति कह दीजिए, या धारा की स्पीड कह दीजिए, इसको तरीके से समझना है, और यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे, ये धारा की जो चाल होती है, धारा की चाल कितनी होती है, तो यहाँ पे आइए समझते हैं। तो यहाँ पे धारा की जो चाल होती है मेरे दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये 2.93 या 2.97 तक होता है, लेकिन एग्जिट तो 2.97 के समथिंग होता है, लेकिन वो कभी पूछा नहीं जाता। तो लगभग अपन कितना मानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं नेक्स्ट बात करता हूं यहाँ कि धारा की जो स्पीड है, जरूरी है क्या वो मीटर में ही पूछे, जरूरी है क्या मीटर में ही पूछे, जी नहीं। तो यहाँ कोई जरूर नहीं है वो मीटर में पूछे, वो आपसे सेंटीमीटर में भी पूछ सकता है। तो मीटर को किस में बदलो, सेंटीमीटर में, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से इंटू करते हैं, और मेरे दोस्तों 100 से अगर इंटू करते हैं तो 2 जीरो इसमें है, और ऑलरेडी इसके पास में 8 है, तो कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे 10 हो जाएगी। तो यहाँ 3 × 10⁻10, अब मीटर की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसको तो हटा देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर हो गया, ये मीटर हो गया। तो दोस्तों यहाँ किलोमीटर भी तो बदला जा, किलोमीटर भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे बात करेंगे किलोमीटर। तो यहाँ पे जो किलोमीटर होता है
तो दोस्तों यहाँ पे किलोमीटर के अंदर क्या होगा, तो कहेंगे कि भाई मीटर है और मीटर को किलोमीटर में बनाते हैं तो 1000 का क्या देंगे, भाग देते हैं। इसके पास ऑलरेडी कितनी है 8, और नीचे 1000 का अगर भाग दे देंगे तो इसमें से 3 जीरो कटेगी कि नहीं कटेगी। भाई इसके पास 8 है, नीचे अपन ने 3 लगा दिया, 3 जीरो, तो 3 जीरो कट जाएगी तो बची कितनी 5। तो यहाँ पे अपन ने बात किया 3 × 10 की पावर 5। अब यहाँ क्या लिखेंगे, किलोमीटर प्रति सेकेंड, इस तरह लिख दिया। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसको इस तरह तो लिख दिया, लेकिन थोड़ा सा इसको खोल के भी वो लिख सकता है। नंबर अगर मैं 4 की बात करूं तो 3 3 के आगे कितनी जीरो, तो कई स्टूडेंट ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 3 के आगे 5 जीरो होगी, ना कि 6। क्या है 10 तो ये है, 5 ये, तो 6 जीरो लगा देते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो हो गई, और इसी को लिख देंगे किलोमीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों वो यहां पे क्या कर सकता है, इसको क्या करेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी वो कह सकता है। तो यहां पे वो क्या कह सकता है मेरे दोस्तों, इस तरह भी तो कह सकता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ऐसे भी बोल सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो वेरी मोस्ट है वो क्या है, तो यहाँ पे वो पूछ सकता है अब आपसे मील के अंदर। तो यहाँ पे मील में कितनी होती है, तो अपन कहेंगे 1,86,000, 1,86,000 मेरे दोस्तों यहाँ पे मील प्रति सेकंड होता है। तो 1,86,000, वैसे 1,86,494 तक होता है, लेकिन वो लगभग में कितना मान लेता है, 1,86,000 मील पर सेकंड होता है। अब यहाँ पे इनमें से वेरी मोस्ट कौन सा है, तो दोस्तों मैं वेरी मोस्ट के चिन्ह लगा देता हूं। यहाँ पे ये तो वेरी मोस्ट होगा ही होगा, ठीक है। एक आपका ये दूसरा पूछा जाता है और एक ये लास्ट का, तो यहाँ पे मैंने स्टार बना दिया है। ये स्टार जो है ये वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे विद्युत की यानी विद्युत धारा जो होती है उसकी जो चाल होती है वो कितनी आ गई, तो यहाँ अपन ने बात कर ली कि 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया। यहाँ पे 3 × 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली है मेरे दोस्तों, इन चीजों पे गौर कीजिएगा एक तो यहाँ पे ये मीटर पर सेकंड है, ये सेंटीमीटर पर सेकंड है, 3 × 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे, और ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, और 1,86,000 मील पर सेकंड होता है। क्लियर, उतार लीजिए इसको ऐसे कैसे। तो यहाँ पे अगला चलते हैं, और अगला दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आज तो कॉल के भी रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं, खैरान है तो भाई अब क्या करें। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पे अगला जो पॉइंट आता है धारा के अंदर ही, क्योंकि धारा के अंदर बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट होते हैं। अब धारा, मुझे बताइए कि धारा के अंदर मापने के लिए क्या लगाया आपने, एमीटर, और एमीटर लगाया है तो एमीटर लगेगा कहाँ, तो अपन कहेंगे एमीटर की बात करते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पे एमीटर, अगर मैं एमीटर की बात करता हूं तो यहाँ पे जो आपका एमीटर होता है, ये एमीटर फेज तार के श्रेणी क्रम में कहां लगेगा, फेज तार के श्रेणी क्रम में। क्लियर, तो फेज तार के श्रेणी क्रम में क्या लगता है, एमीटर लगता है। तो मैं जैसे कि यहाँ पे डायग्राम के रूप से समझाना चाहूं, यहाँ पे इस प्रकार से ये, तो यहाँ पे ये तो क्या हो गया, तो यहाँ तो मैं कहूंगा कि ये तो हो गया आपका एमीटर, ये हो गया आपकी सप्लाई प्लस और माइनस, ये हो गया लोड यहाँ पे। तो यहाँ मैंने कह दिया कि ये तो क्या हो गया भैया, एमीटर, क्या हो गया, सॉरी तो यहाँ ये तो क्या हो गया, एमीटर, ये लो एमीटर हो गया, और ये हो गया लोड। तो यहाँ पे इस प्रकार से एमीटर लगाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो एमीटर होता है ये फेज तार के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, बिल्कुल जी हाँ लगाया जाता है। तो यहाँ क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है। तो यहाँ पे जो एमीटर होगा तो इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है,
तो एमीटर का। अब यहाँ पे एमीटर को अगर मैं समांतर क्रम में लगा दूं तो क्या होगा, तो यहां पर कहेंगे अगर एमीटर को समांतर क्रम में लगा दिया जाता है तो इसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। और देखो भाई मैं बात करता हूं इसको, ये इस प्रकार से है और यहां से अगर मैं एमीटर यहां लगा देता हूं, इसकी बजाय यहां की बजाय यहां लगा देता हूं, तो इसका प्रतिरोध क्या है, कम है। और प्रतिरोध दोस्तों अगर कम होता है तो मुझे बताइए धारा का मान ज्यादा होगा कि नहीं होगा, तो धारा का मान ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा इसमें धारा आएगी और धारा ज्यादा आएगी तो जलेगा बचेगा, तो सीधा सा अपन कह देंगे कि दोस्तों यहाँ पे एमीटर क्या हो जाता है, जल जाता है। क्लियर, तो यहाँ पे एमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर जल जाता है। अब आपसे इसी के अंदर पूछा जाता है कि एमीटर जो होता है इसकी मैं माप सीमा बढ़ाना चाहता हूँ, माप सीमा बढ़ाना चाहता हूं, तो माप सीमा बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, तो दोस्तों यहां पे अगर समझते हैं कि माप सीमा बढ़ाने के लिए यहां पे ये चीजें आपके समझ में आई, इसमें मैं एक लाइन लिख देता हूं, यदि यदि एमीटर यदि एमीटर को सप्लाई के समांतर, एमीटर को सप्लाई के समांतर में जोड़ दिया जाए तो एमीटर अपनी वास्तविक रीडिंग नहीं दर्शाएगा और कुछ देर में जल जाता है, और कुछ देर में जल जाता है, और कुछ देर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जल जाता है। तो अपन बात करेंगे यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई क्लियर। तो मैं यहाँ पे आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो एमीटर होता है इसको हमेशा फेज तार के किस क्रम में जोड़ेंगे अपन, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे ये लोड हो गया, ये फेज तार के श्रेणी क्रम में इसको अपन ने जोड़ दिया दोस्तों, ठीक है। यहाँ अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी के अंदर आगे, तो यहाँ इसको तो मैंने कर दिया ये सेव, और यहाँ पे ये क्लियर आल कर दिया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो एमीटर होता है, एमीटर की माप सीमा अगर बढ़ानी हो, एमीटर की क्या बढ़ानी हो, माप सीमा, एमीटर की माप सीमा बढ़ाने के लिए दोस्तों ध्यान रखना, जो माप सीमा होती है इसी को कहते हैं रेंज। क्या कहेंगे, रेंज कहते हैं, या इसका पैमाने का विस्तार अपन कह सकते हैं। तो माप सीमा कह दो या रेंज कह दो। बढ़ाने के लिए एमीटर के समांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं, निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं। तो यहाँ पे निम्न मान का प्रतिरोध क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और यहाँ पे जब निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं तो दोस्तों कैसे होगा, तो आइए यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये क्या है एमीटर, और यहाँ पे ये लगा दिया लोड, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे दोस्तों बात करते हैं कि आपने कहाँ लगाया, तो यहाँ पे बात करते हैं, ये आपने इस एमीटर के समांतर क्रम में ये लगा दिया, आपने एक छोटा सा क्या लगा दिया, ये प्रतिरोध लगा दिया। और इस प्रतिरोध को क्या कहते हैं, इस प्रतिरोध को क्या कहेंगे, शंट प्रतिरोध। तो यहाँ पे इसे क्या कहेंगे, शंट प्रतिरोध कहते हैं।
तो ये आपका संट प्रतिरोध होता है। और जो संट प्रतिरोध होता है तो ये संट प्रतिरोध किसका बना होता है ये भी पूछ लेता है। तो संट प्रतिरोध जो होता है ना, ये आपके मैग्निन मैग्निन या फिर मैं बात करूंगा यूरेका, मैग्निन या फिर बात करूंगा यूरेका यूरेका। तो मैग्निन या यूरेका का बना होता है। तो यहाँ पे ये जो आपका संट प्रतिरोध होता है ये निम्न मान का होना चाहिए और किस क्रम में होना चाहिए, समांतर क्रम में। तो मैंने लिख दिया सीधा एमीटर के किस क्रम में, एक तो समांतर क्रम में होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, बिल्कुल निम्न मान का होना चाहिए। तो यहाँ से मेरे दोस्तों डिट्टो क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। क्लियर है यहाँ बिल्कुल, कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो यहाँ पे आगे चलते हैं और आगे अपन चलते हैं तो आइए देखते हैं यहाँ पे और मैटर। यहाँ पे बात करते हैं कि दोस्तों यहाँ पे जो धारा होती है, मुझे एक बात बताइएगा, यहाँ पे जो धारा होती है, यहाँ पे लोड और यहाँ पे ये परिपथ बनाया। अब मुझे ये बताओ क्या इसके अंदर धारा प्रवाहित होगी कि नहीं होगी? अपन कहेंगे यहाँ पे अगर सप्लाई दे दी, पूरा चारों तरफ से बंद है, यहाँ लोड लगा दिया गया है, तो इसमें धारा प्रवाहित होगी कि नहीं होगी? तो अपन कहेंगे सीधी सी बात है कि भाई इसके अंदर क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। बिल्कुल जी हाँ, यहाँ पे धारा प्रवाहित होती है। इसका मतलब धारा कब प्रवाहित हुई, जब ये चारों तरफ से बंद है। तो अपन सीधा सा कहेंगे कि धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होती है। तो यहाँ लिखेंगे सीधा सीधा, धारा हमेशा धारा हमेशा बंद परिपथ धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होती है। धारा हमेशा बंद परिपथ में क्या होती है, प्रवाहित होती है। धारा कभी भी टूटे हुए में, जैसे मैं बात करूं कि यहां से भाई मैंने कहा कि जैसे कि मैंने बात की कि धारा यहां से इस तरह ये परिपथ टूटा पड़ा है ये, ठीक है। अब ये धारा जाएगी क्या, तो धारा कभी भी खुले मार्ग में प्रवाहित नहीं होती है। क्लियर? दूसरी चीज मैं बात समझाना चाह रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे ये तार है, अगर इसके अंदर धारा जा रही है, इसके अंदर अगर धारा जा रही है तो ध्यान रखना इस तार के चारों ओर, यहाँ पे इस तार के चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण हो जाता है और वो क्षेत्र 100% कौन सा होता है, तो यहाँ कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो जिस चालक के अंदर से धारा का प्रवाह होगा ना, उसके अंदर 100% क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। बिना चुंबकीय क्षेत्र के धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो यहाँ पे अपन सीधा सीधा बात करेंगे कि धारा किसी चालक से धारा का प्रवाह होता है, तो यहां मैं ऐसे लिखता हूं इसको, किसी चालक से धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक के चारों ओर उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। यानी कि बिना चुंबकीय क्षेत्र धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो यहां लिख सकते हैं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि बिना चुंबकीय क्षेत्र धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात बिना चुंबकीय क्षेत्र धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये लो, तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होना
चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो दोस्तों जो विद्युत धारा होती है ये हमेशा सरल परिपथ को ढूंढती है, यानी कि धारा धारा निम्न प्रतिरोध व सरल सरल मार्ग में प्रवाहित होती है कोई डाउट किसी को? जी नहीं। तो यहाँ पे सीधा सीधा सा अपन ने 3-4 बातें, क्योंकि ये जो बारीक चीजें हैं, क्योंकि अपना फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? फाउंडेशन का मतलब सीधा ये होता है कि एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि शॉर्ट में तो बहुत अच्छे से पढ़ के चेक कर लिया, अपन को सीधा सीधा ये पता चल गया कि क्या हालात होने वाले हैं। तो दोस्तों शॉर्ट में कोई चीज का कोई भी वो नहीं है, सीधा फिर शॉर्ट में रह जाते हैं। लॉन्ग मेथड तरीके से पूरा फाउंडेशन क्लियर करते हैं तो एक एक पॉइंट क्लियर होता है, फिर वो ऑब्जेक्टिव कितना भी बना सकता है। तो यहाँ पे प्रत्येक पॉइंट के बाद में ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, तो ये सारी चीजें अपन ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होगी, क्लियर, कभी भी टूटे हुए या खुले मार्ग में धारा प्रवाहित नहीं होगी। किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक के चारों ओर हमेशा चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, अर्थात बिना चुंबकीय क्षेत्र के धारा प्रवाहित बिल्कुल भी नहीं होती है। ये चीज विशेष तौर से ध्यान रखना। धारा जो होती है हमेशा निम्न प्रतिरोध और सरल मार्ग में प्रवाहित होती है, क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं और यहां पे बात करते हैं दोस्तों, आइए, जो विद्युत धारा होती है, ये जो विद्युत धारा होती है, अगर मैं थोड़ा सा आपको ये समझाना चाहूं कि दोस्तों यहां पे ये दो चालक हैं और दोनों के दोनों समांतर में हैं। फिर मैंने कहा कि दो चालक और ले लिए दोस्तों, मैंने ये दो चालक और ले लीजिए, यहां ये भी समांतर में है, ये भी समांतर में है, कोई डाउट नहीं है। यहां पे मैं बात करूंगा, अब इनमें धारा का प्रवाह करना है मेरे दोस्तों। यहां पे मैंने जो धारा का प्रवाह किया वो इस प्रकार से किया, यानी यहां धारा की दिशा है दोनों में बिल्कुल समान दिशा में है, ठीक है। और यहां पे मैंने जो धारा का प्रवाह किया वो क्या है, इस दिशा में है, यानी कि यहां मैं बात कर रहा हूं कि धारा विपरीत दिशा में है। भाई यहां पे धारा ये है, क्लियर, और यहां धारा ये है। अगर किसी चालक के अंदर दो चालक है और दोनों समांतर में है और दोनों चालकों में अगर धारा समान दिशा में है तो दोस्तों इन दोनों चालकों के मध्य में बल पैदा होता है, और वो जो बल पैदा होगा वो कौन सा होगा, या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण, लेकिन होगा कौन सा? अगर धारा समान दिशा में है, धारा समान दिशा में है तो यहां पे मेरे दोस्तों बल पैदा होगा आकर्षण। कौन सा होगा? आकर्षण। तो मैं कहूंगा ये आपस में ऐसे फोर्स लगाएंगे, आकर्षण। अगर धारा की दिशा विपरीत है तो यहां पे बात करेंगे मेरे दोस्तों, यहां जो बल लगेगा वो कौन सा होगा, तो बात करेंगे प्रतिकर्षण। कौन सा लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा, और प्रतिकर्षण इस तरह होता है यानी कि विपरीत। तो यहां पे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो अपन कहेंगे यदि दो धारावाही समांतर चालकों में समान दिशा में अगर धारा प्रवाहित होती है तो उनमें लगने वाला जो बल होता है वो आकर्षण होता है। अगर धारा विपरीत दिशा में होती है तो इनके मध्य में प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल, क्लियर। यहाँ पे ये, और यहाँ पे क्या कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा, क्लियर मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, आइए देख, तो यहाँ पे कहेंगे दो धारावाही का मतलब होता है ऐसे चालक जिसमें धारा जा रही हो। दो धारावाही समांतर चालकों में धारा समान दिशा में है तो उनके मध्य
उनके मध्य आकर्षण बल लगता है यदि धारा विपरीत दिशा में है तो प्रतिकर्षण बल लगता है। कोई डाउट किसी को? जी नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये पूछा जाता है कि भाई ये जो बल लग रहा है, इस बल को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे मेरे दोस्तों अपन बात करेंगे कि यहाँ पे चालकों के मध्य लगने वाले बल को एक नियम होता है हमारा एम्पियर नियम, और एम्पियर नियम का सुधरा हुआ रूप होता है बायो-सावर्ट नियम। तो बायो-सावर्ट नियम से ये बल ज्ञात किया जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, यानी कि दो चालकों के मध्य लगने वाला बल, दो धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल को बायो-सावर्ट और इसे बायो-सावर्ट भी कह देते हैं। तो बायो-सावर्ट नियम से ज्ञात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो हमारा ये बायो-सावर्ट जो नियम होता है, यहाँ पे ये जो बायो-सावर्ट जो नियम होता है ना, ये एम्पियर नियम का सुधरा हुआ रूप है। तो ये कहेंगे अपन यहाँ पे कि ये एम्पियर नियम का सुधरा रूप है। यह एम्पियर नियम का सुधरा रूप है। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी चीजें पड़ी। दो चालक है, दो चालकों में अगर धारा समांतर में रखे हुए हैं और वो समान दिशा में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इनके मध्य में जो बल लगेगा वो बल कौन सा होगा? तो यहाँ बात करेंगे आकर्षण बल। कौन सा बल होता है? तो बात करेंगे यहाँ पे मेरे दोस्तों आकर्षण बल होता है। जबकि यहाँ पे जो बल लगेगा वो कौन सा होगा? तो यहाँ प्रतिकर्षण बल होता है। कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण बल होता है। दो धारावाही समांतर चालकों में धारा समान दिशा में है तो उनके मध्य में कौन सा बल? आकर्षण बल लगता है। यदि धारा विपरीत दिशा में है तो प्रतिकर्षण बल लगता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें अपन ने डिटेल से पढ़ ली दोस्तों। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं और यहाँ पे आगे क्या है आइए देखते हैं आगे। तो दोस्तों अभी अपन धारा के बारे में ही देखते हैं और धारा के बारे में आगे यदि अपन देखते हैं तो यहाँ पे जो धारा होती है ये धारा हमेशा बिल्कुल सरल मार्ग में प्रवाहित होगी। धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया? एमीटर का प्रयोग किया। एमीटर को किस क्रम में जोड़ा अपन ने? तो अपन कहेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पे अब आगे की ओर अपन बढ़ते हैं तो यहाँ मेरे दोस्तों धारा के जो सूत्र होते हैं, धारा के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, ये एक एक पॉइंट पे चर्चा करते हैं। आइए तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे धारा के बात करते हैं सूत्र। अब धारा के कौन कौन से फॉर्मूले हैं, धारा के कौन कौन से सूत्र होते हैं, आइए एक एक पर चर्चा करते हैं। सीधा सीधा सा अपन पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला फॉर्मूला जो सबको याद है कि यहाँ पे I बराबर
V बटा R। क्लियर दोस्तों, इनको आगे मैं समझाऊंगा कहाँ से पैदा हुआ। अभी केवल ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं ये कौन कौन से होते हैं, तो एक साथ अपन लिख लेते हैं तो अपन को आसानी होती है। एक अपन को पता है कि भैया P बराबर क्या होता है, VI होता है, तो यहाँ से अपन दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे I बराबर होता है मेरे दोस्तों P बटा V। क्लियर। एक अपन को ये भी पता है कि P बराबर I स्क्वायर R होता है, तो यहाँ पे अगर मैं I तीसरा फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो I निकालता हूँ, तो भैया I अगर मैं निकालूंगा तो सीधी बात है R तो जाएगा नीचे, ठीक है, P जाएगा ऊपर, लेकिन इधर स्क्वायर है तो इधर क्या लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट। तो ये एक फॉर्मूला ये बन गया। अगर मैं चौथा फॉर्मूले की बात करता हूँ, चौथा जो फॉर्मूला बनता है, ये तो नॉर्मली अपने फॉर्मूले हो गए। यहाँ पे अपन को पता है कि यहाँ जो होता है P बराबर VI कॉस थीटा भी तो होता है पावर फैक्टर के साथ में, तो यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ तो I बराबर P बटा V कॉस थीटा, तो यहाँ पे ये हो सकता है। यहाँ पे बात करते हैं नंबर 5, तो नंबर 5 में क्या हो जाएगा, अगर मैं 3 फेज के अंदर निकालना चाहूँ तो यहाँ पे अंडर रूट 3 होता है, भाई अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 फेज के अंदर धारा निकालने के लिए भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो I बराबर यहाँ पे भाई अगर मैं I बराबर ज्ञात कर रहा हूँ सीधा सीधा 3 फेज के अंदर, ठीक है, तो IL कह सकते हो या लोड धारा कह सकते हो, ठीक है, तो लाइन धारा सॉरी, तो यहाँ पे P बटा यहाँ पे अंडर रूट 3 लाइन वोल्टेज और कॉस थीटा, एक फॉर्मूला ये होता है। नेक्स्ट अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे 6 नंबर पे, और 6 नंबर पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि अपन को पता है H बराबर क्या होता है I स्क्वायर RT होता है यहाँ से, तो भैया I अगर मैं ज्ञात करता हूँ यहाँ पे, भाई I अगर मैं ज्ञात कर रहा हूँ तो 7 वाले कहाँ जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, तो यहाँ पे और H आ जाएगा ऊपर, लेकिन यहाँ पे I स्क्वायर है तो ये पूरा का पूरा अंडर रूट के अंदर हो जाएगा यहाँ पे ये। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि I बराबर यानी Q बराबर क्या होता है IT होता है, और अगर I मैं ज्ञात करता हूँ यहाँ से तो T कहाँ जाएगा नीचे, ठीक है, और Q कहाँ जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आराम से। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं आती है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्योंकि Q बराबर क्या होता है NE होता है, अगर यहाँ पे Q बराबर NE होता है तो मैं Q की जगह NE भी तो लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ आगे नेक्स्ट, तो यहाँ Q की जगह क्या लिख सकता हूँ NE भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे T, ये इस प्रकार से। तो ये 8 फॉर्मूले हो गए दोस्तों। फॉर्मूले बहुत सारे हैं, लेकिन अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ज़्यादा फॉर्मूले नहीं लिखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो फैक्ट अपन लिखते हैं। अब मैं थोड़ा सा ये भी समझा देता हूँ कि कौन क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पे I, तो I बराबर क्या है, तो मैं बात करूँगा धारा, और धारा का यहाँ पे मात्रक होता है वो क्या हो जाएगा एम्पियर। मैं बात करूँगा यहाँ R का मतलब होता है यहाँ पे प्रतिरोध, क्या होता है प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम। मैं बात करूंगा P का मतलब होता है शक्ति यानी कि पावर ये, और P4 यानी शक्ति, शक्ति किस में होती है तो वाट में होती है। यहाँ बात करेंगे मेरे दोस्तों V4 यहाँ पे होता है वोल्टेज, वोल्टेज यानी कि V होता है। यहाँ H बराबर अपन बात करेंगे ऊष्मा, और ऊष्मा किस में होती है तो यहाँ पे बात करेंगे जूल के अंदर। यहाँ पे T की अगर बात करते हैं तो T का मतलब यहाँ पे क्या है समय, और समय हमेशा किस में आता है सेकंड के अंदर आता है। और क्या है Q का मतलब है यहाँ पे मेरे दोस्तों आवेश, तो ये आवेश होता है, और आवेश किस में हो जाएगा कूलाम में। यहाँ पे मैं N की बात करता हूँ, N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E का मतलब है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कह दो चाहे आवेश कह दीजिए। और क्या बचा कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा यानी कि ये क्या होता है शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर होता है। शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा
तो यहाँ पे ये शक्ति गुणांक होता है। और क्या बचा भाई, पी आ गया, आर आ गया, बी आ गया, आई आ गया, सारी चीजें आ गई। यहाँ पे मैं बात करता हूँ वी एल। वी एल का मतलब होता है यहाँ पे लाइन वोल्टेज, ठीक है, लाइन वोल्टेज। एक होता है आई एल, यानी कि लाइन धारा, लाइन धारा। तो दोस्तों इसी प्रकार में एल की जगह क्या लग जाता है, फेज लग जाता है। तो यहाँ पे √3 की जगह क्या हो जाता है, ओनली फॉर 3 आता है। चलो मैं लिख ही देता हूँ 9 नंबर। और 9 नंबर के अंदर अगर फेज धारा निकालना हो तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, P बटा ओनली 3। तो यहाँ पे BPH तो cos थीटा होता है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें होती है। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आया होगा। क्लियर दोस्तों, उतार लीजिए इसको आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चलते हैं। और आगे का जो पॉइंट है वो क्या है, जैसे कि अपन बात करते हैं विद्युत की मात्रा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ विद्युत की मात्रा, विद्युत मात्रा, विद्युत मात्रा क्या है, तो अपन सीधा कहते हैं एक होती है धारा और एक होता है समय। तो धारा और समय का जो गुणनफल मान होता है वही क्या कहलाती है, तो यहाँ तो अपन सीधा सीधा कहेंगे कि धारा व धारा व समय, धारा व समय का गुणन, धारा व समय का गुणनफल, धारा व समय का गुणनफल मान, धारा व समय का गुणनफल मान क्या कहलाता है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे विद्युत, विद्युत मात्रा कहलाती है, विद्युत मात्रा कहलाती है। क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट आपसे बात करते हैं, ये तो परिभाषा हो गई। अगर मैं प्रतीक की बात करता हूँ, प्रतीक इसका क्या होता है, तो अपन कहेंगे क्यों होता है। अगर मैं मात्रक की बात करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे मात्रक क्या हो जाएगा, धारा का क्या हो जाता है, एम्पियर। तो यहाँ पे एम्पियर, और एम्पियर यहाँ पे इनटू में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे अपन कहेंगे इनटू के अंदर समय, तो यहाँ पे सेकंड। ठीक है, तो यहाँ एम्पियर सेकंड होता है। तो यहाँ पे ये एम्पियर सेकंड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दोस्तों विद्युत मात्रा, तो विद्युत मात्रा का जैसे कि मैं बात करूँ सूत्र, सूत्र क्या हो जाएगा, तो यहाँ Q बराबर I और IT। Q बराबर क्या हो जाता है, IT, यही तो आवेश है। तो यहाँ Q बराबर IT होता है। और नेक्स्ट अगर मैं बीमा की बात करूं दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करता हूं बीमा, बीमा की बात करते हैं तो धारा का मात्रक, ये सॉरी धारा है, धारा का क्या बन जाएगा, I हो जाएगा, T का ये हो जाएगा। तो यहाँ M0 L0, T की पावर तो क्या हो गई, यहाँ पे 1 हो गई, और I की पावर भी क्या हो गई, 1। तो यहाँ पे सीधा सीधा जो बीमा बनी है वो आपकी बीमा क्या होती है, यहाँ पे ये होती है। क्लियर दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर इतना अपन ने ये समझ लिया है। और यहाँ पे अभी धारा कंप्लीट नहीं हुई है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अपन ने इतनी क्लास ली है तो अभी तक धारा जो है ये कंप्लीट नहीं हुई है। और धारा को जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे, अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरे साथ के साथ नोट्स को उतारते जाइएगा। अब जो धारा होगी ये धारा अगले क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे।